ओम ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वृद्धि और विकास का शैक्षिक निहितार्थ या यूँ कहें बालकों के लिए इसका महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। जो शैक्षिक निहितार्थ है उसको देखते हैं, यानी शिक्षा के लिए क्या किस प्रकार उपयोगी है, इसको कहते हैं शैक्षिक निहितार्थ। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि जो है बालकों के शारीरिक विकास के अंतर्गत जिसका मापन किया जा सकता है या मापन किया जाता है, निश्चित रूप से उसके मात्रा का, उसके परिमाप का मापन किया जाता है या किया जा सकता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि जो है बालकों के विकास के परिमाणात्मक पहलू से संबंधित है, जिसका मापन किया जाता है। विकास क्या है? विकास जो है बालक के गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पहलुओं से संबंधित होता है, जो सभी क्षेत्रों के विकास का संयुक्त प्रभाव को मापना विकास कहलाता है। यद्यपि इसका कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन एक संकेत, एक दृष्टिकोण, एक समझ होती है। यानी सभी पहलुओं का, सभी क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव को देखोगे या संयुक्त प्रभाव का जब आकलन करोगे तो वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसके विषय में व्यापक चर्चा की जा चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं कि वृद्धि और विकास किस प्रकार जो है इसका विशेष महत्व है या इसका शैक्षिक निहितार्थ क्यों उपयोगी है। वृद्धि और विकास के विषय में जब अध्यापक ज्ञान रखेगा, नॉलेज रखेगा, आयु के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर जब वृद्धि और विकास का ज्ञान रखेगा तो उस ज्ञान के आधार पर वह छात्रों को पहचानेगा, छात्रों को पहचान सकेगा और वृद्धि और विकास के विभिन्न स्तरों पर ज्ञान और होने के कारण से वह उसका विभिन्न उपयोग कर सकेगा। यानी छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में, उनमें सुधार के संदर्भ में, उनके जीवन के निर्माण के संदर्भ में या उनके क्षमताओं के विकास के संदर्भ में वो उसका प्रयोग कर सकेगा। यानी वृद्धि और विकास का दो पहलू यहाँ हम लोग साथ में देखेंगे। एक तो छात्रों के पहचान के रूप में, दूसरा वृद्धि और विकास का प्रयोग करके उसके व्यक्तित्व के निर्माण के संदर्भ में। यानी दोनों को हम साथ साथ देखेंगे ताकि आप स्पष्ट रूप से वृद्धि और विकास का शैक्षिक निहितार्थ समझ सकें। पहला है शैक्षिक निहितार्थ व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत या विभिन्नता का तात्पर्य है कि हर बालक अपने आप में कुछ विशेष होता है। यद्यपि विकास के सिद्धांत में समानता या क्रमबद्धता के आधार पर विकास के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, फिर भी इस संसार में दो ऐसी चीज़ नहीं है जो पूर्ण रूप से समरूप हों। पूर्ण रूप से कोई चीज़ समरूप होती ही नहीं। फिर भी इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों को कोई विषय में जानने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी जानकारी रखने के लिए, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उनके कमियों में सुधार करने के लिए, साथ ही कमियों में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक जो है वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से समझता हो। आयु के आधार पर, मानसिक क्षमता के आधार पर वृद्धि और विकास, क्रियाकलापों के आधार पर वृद्धि और विकास को वह व्यवस्थित रूप से समझता हो, तब जो है वह इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से प्रयोग कर सकेगा। यानी व्यवस्थित रूप से वह व्यक्तित्व का निर्माण छात्रों के लिए कर सकेगा या व्यक्तित्व का निर्माण छात्रों का करेगा। दूसरा हम देखते हैं पाठ्यक्रम का निर्माण। यदि अध्यापक जो है वृद्धि और विकास को अच्छी तरह समझा है तो उसका प्रयोग व्यवस्थित कर सकेगा और बालकों की पहचान भी कर सकेगा। ये जो पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है, यानी विषय वस्तु के साथ साथ पाठ्यक्रम क्या होता है? विषय वस्तु के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्माण करना। जैसे आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हो तो भौतिक विज्ञान का नॉलेज भी दिया जाएगा और भौतिक विज्ञान संबंधी प्रयोग भी कराया जाएगा। तो यानी विषय वस्तु और उससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यदि समावेश करके शिक्षण अधिगम व्यवस्था की जाती है, यानी ज्ञान की व्यवस्था की जाती है, सीखने की व्यवस्था की जाती है, तो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। तो वृद्धि और विकास के आधार पर अध्यापक क्या करेगा? बालकों के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जो है विषय सामग्री तैयार करेगा। उनकी आयु के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर,
यानी विभिन्न आयु समूहों में कैसा वृद्धि विकास होता है उसके आधार पर, विभिन्न आयु समूहों में बालकों में कौन सी क्षमता योग्यता होती है उसके आधार पर, उनकी मानसिक क्षमता कैसी होती है इसको भी ध्यान में रख करके वह पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। साथ ही पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य सहगामी योग्यता यानी कौन सा प्रैक्टिकल किस आयु समूह में कराना चाहिए। फिजिक्स का तो बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन किस आयु समूह पर उस प्रैक्टिकल का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसका भी निर्धारण वृद्धि और विकास के ही आधार पर शिक्षक करेगा और उनसे वह प्रैक्टिकल भी करवाएगा। विषय वस्तु की कठिनता यानी कौन सी विषय वस्तु को किस प्रकार कठिन बनाया जाता है, किस प्रकार सरल बनाया जाता है, यह भी वृद्धि विकास के नॉलेज के आधार पर ही अध्यापक तय करता है और उसकी मात्रा क्या होगी यह भी विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में होने वाले वृद्धि विकास के आधार पर ही तय करता है। यानी हम ये कहें कि अगर पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, किसी विषय वस्तु का नॉलेज देना है, जानकारी देना है, सिखाना है, तो उसके लिए प्रत्येक आयु समूहों के आधार पर वृद्धि विकास का नॉलेज अध्यापक को होना आवश्यक है और उस आयु समूहों के आधार पर जो वृद्धि विकास हुआ है उसका जो वृद्धि विकास होता है वह विद्यार्थियों के अंदर भी उस चीज़ को समझे और उसका वह उचित प्रयोग करते हुए उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान उसे देने में सहयोग प्रदान करता है। यह भी इसका शैक्षिक निहितार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अगर हम तीसरा देखें शैक्षिक वातावरण का सृजन, यानी किस बालक को कौन सी परिस्थिति देनी है सीखने के लिए, किस उम्र में कौन सी परिस्थिति देनी है, यह भी वृद्धि और विकास के नॉलेज के आधार पर ही, जानकारी के आधार पर शिक्षक निर्माण करता है या निर्देशित देता है। यानी सीखने की कौन सी अधिगम यानी सीखने के यानी व्यवहार, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाना या उद्देश्य के अनुरूप परिवर्तन लाना। यानी हम जो चीज़ सिखाना चाहते हैं उसके अनुसार अगर आप सीख रहे हैं तो आपका व्यवहार उद्देश्य के अनुसार बदल रहा है, तो उसी को बोलते हैं अधिगम। यानी सीखने के लिए उसको कौन सा शैक्षिक परिस्थितियाँ देना चाहिए, कौन सा माहौल देना चाहिए, संबंधों को समझने के लिए कैसा उसको वातावरण निर्माण करना चाहिए, ज्ञान के विषय में यानी किस विषय का उसको ज्ञान देना चाहिए। हर बालक की अपनी वृद्धि विकास अलग होता है, उसको कौन से विषय का ज्ञान, किस प्रकार भाषा का ज्ञान दिया जाए और अभ्यास के माध्यम से उसको किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, और ये सब शैक्षिक वातावरण के लिए कौन से साधन उपयुक्त होंगे। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पत्रिका हुआ, लैपटॉप हुआ, कोर्स हुआ, मोबाइल्स के माध्यम से जो कोर्स खरीदते हैं या कोचिंग ट्यूशन करते हैं, यानी सिखाने के लिए कोई कौन सा साधन उपलब्ध करना चाहिए, उसको किस प्रकार आर्थिक सहयोग देना चाहिए या फिर उसको किस प्रकार से जो उसमें समझने के लिए या पढ़ने के लिए उसे किस प्रकार का खान पान रहन सहन इत्यादि संबंधी सहयोग देना चाहिए या ज्ञान संबंधी कौन सा सहयोग देना चाहिए, पुस्तकों के माध्यम से किस प्रकार से, ये सब गतिविधियां जो है शैक्षिक वातावरण के माध्यम से अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए उसको सिखाने संबंधी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए, समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक स्तर पर वृद्धि विकास को समझता हो और बालक को भी प्रत्येक स्तर के हिसाब से उसको पहचानता हो, ताकि वह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सके, निर्देशित कर सके, माता पिता अभिभावकों से वैसा करवा सके, उनको भी वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करे, ताकि बालक का स्वस्थ रूप से व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। यह भी जो है महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक निहितार्थ के दृष्टिकोण से, जो अध्यापक द्वारा वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों को भी निर्देशित किया जाता है ताकि बालक का व्यक्तित्व विकास हो सके। चौथा देखते हैं अधिगम का निर्धारण या ज्ञान का निर्धारण, यानी जो हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, हर बालक अपने आप में विशेष उसके ज्ञान की क्षमता या उसको सीखने की क्षमता या किसी चीज़ को आत्मसात करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसकी वह विशिष्टता के कारण उसकी योग्यता, क्षमता, क्षेत्र यानी किसी विशेष का, जैसे कितने लोग होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, कितने लोग खेलने में अच्छे होते हैं, यानी उसका क्रियाकलाप, कितने लोग खेती के कार्य को बहुत एक्सपर्ट से करते हैं तो कितने लोग जो है अन्य क्षेत्रों के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इसके लिए उस विशिष्टता के आधार पर उपयुक्त अवसर दिया जा सके
अध्यापक दे सके या अभिभावकों से वैसे अवसर उपलब्ध करवा सके, ताकि वो उनका जो विशिष्टता के आधार पर वह किसी क्षेत्र में वो अपना विशेष ज्ञान हासिल कर सके, विशेष व्यवहार हासिल कर सके। और उसके लिए अध्यापक उन्हें उपकरण भी उपलब्ध करवाए या उपकरण अभिभावकों से उपलब्ध कराए, उसके लिए बराबर उसे प्रोत्साहित करते रहे। जैसे लोग कहते हैं कि आप पढ़ने में तेज हो, आप साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ने पर उसको प्रोत्साहित करते हैं, जबकि वह अपने से भी कुछ नहीं निर्णय लिया, उसका दूसरा कोई व्यक्ति देख करके योग्यता क्षमता को प्रोत्साहित करना शुरू करे। उसी तरह से सामग्री, साहस, सहानुभूति इत्यादि अध्यापक इन विभिन्न माध्यमों से अधिगमकर्ता के अधिगम का स्वरूप यानी उसके सीखने की दिशा यानी उसके जीवन का जो है एक निश्चित क्षेत्र में विशेष आगे ले जाने की आगे ले जाने संबंधी गतिविधियों को जो निर्धारण किया जाता है, वह भी अध्यापक वृद्धि और विकास के नॉलेज के आधार पर कर सकता है। यदि इसका नॉलेज नहीं तो इसका भी निर्धारण वो नहीं कर सकता। इस नॉलेज के संग संग वह जो है उस छात्रों की पहचान करते हुए विशेष रूप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास संबंधी विशेष क्षेत्रों में अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास करता है या आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए भी इसका शैक्षिक निहितार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है बालकों के लिए, साथ ही शिक्षण अधिगम व्यवस्था को निर्माण के लिए भी। पांचवा, अगर हम इसकी विशेषता शैक्षिक निहितार्थ देखें तो ज्ञान एवं व्यवहार की अंतःक्रिया यानी जैसे संबंधों के आधार पर संबंधों को समझना, ज्ञान के आधार पर संबंधों को समझना, यानी किसी विषय को क्रमबद्ध सीखना। यानी इसका जैसे हम लोग पहले अक्षर बनाते हैं, फिर शब्द बिना मात्रा का शब्द बनाते हैं, फिर मात्रा का शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। ये जो क्रम होता है, यानी जो अध्यापक जो है वृद्धि और विकास के आधार पर आयु समूहों में कोई चीज़ सिखाने की क्रमबद्धता रखता है, यह तभी रख सकता है जब वृद्धि विकास को समझता हो, साथ में उसका विभिन्न स्वरूपों में प्रयोग एवं स्तर यानी उसका स्वरूप कैसा होता है। जैसे क माने शुरू में बच्चा क ही जानता है, लेकिन क से कितने शब्द बनते हैं ये तो बाद में समझता है। यानी विभिन्न स्तरों पर उसको सीखने का स्वरूप क्या होगा, उसकी अवधारणा क्या होगी और वह विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार किन क्षेत्रों से संबंधित होता है, सभी चीज़ों का महत्व समझना, एक दूसरे के साथ महत्व समझना, अलग अलग महत्व समझना का। जैसे हम लोग कहें कि खेती करना अलग काम है और किस उद्योग धंधों में काम करना अलग काम है। प्रारंभ में ये सिखाया जाता है, लेकिन जब वही अधिक नॉलेज हो जाता है तो कहा जाता है खेती से बहुत सारा कच्चा माल उद्योगों को प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ज्ञान से क्रमबद्ध संबंध, व्यवहार से व्यवहार का संबंध, जो संबंधी अवधारणाएं डेवलप की जाती हैं छात्रों में, उससे भी संबंधित ज्ञान देने के लिए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था करने के लिए हमें वृद्धि और विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। एक विषय का दूसरे विषय से ज्ञान रखने के लिए, संबंध जानने के लिए, यह भी हमें वृद्धि विकास के अनुसार बालकों को समझना आवश्यक होता है, पहचानना आवश्यक होता है, ताकि अध्यापक उचित ज्ञान, उचित व्यवहार करते हुए, दिशा निर्देश देते हुए वृद्धि और विकास के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। छठा, अगर हम देखते हैं घटकों के अनुसार व्यवस्थित विकास यानी वृद्धि और विकास के निर्धारित करने वाले दो प्रमुख घटक हैं, वंशानुक्रम या वातावरण। वंशानुक्रम बहुत सारे हमको योग्यता, क्षमता, शारीरिक मानसिक क्षमता माता पिता से प्राप्त होती है और जन्म के बाद जो है परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, वातावरण यानी घर परिवार का माहौल, पास पड़ोस का माहौल, समाज का माहौल, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति का माहौल, पर्यावरणीय परिस्थितिकी का माहौल या परिस्थितियां, ये सब भी हमारे विकास को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, यानी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये जो वंशानुक्रम और वातावरण है, ये दोनों परिस्थितियां जो है हमें जो है वृद्धि विकास के अनुसार देखना होता है। यानी वृद्धि विकास के अनुसार इसमें जो कमियां हैं, वातावरण में हो या वंशानुक्रम में हो, जो कमियां हैं या जो खराब व्यवहार है, उसको जो है धीरे धीरे वृद्धि विकास के नॉलेज के आधार पर अध्यापक उसे दूर करता है, जो है अच्छा उसे बढ़ाता है। इसके लिए भी आवश्यक है कि अध्यापक जो है प्रत्येक आयु समूह के आधार पर वृद्धि विकास की जानकारी रखे और उस जानकारी का छात्रों को पहचानने में और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में प्रयोग करे,
निर्देशित करे, नियंत्रित करे। यह सब शैक्षिक निहितार्थ हैं वृद्धि और विकास का बालकों के संदर्भ में। उम्मीद है मुझे कि आप मेरी समझाई हुई व्याख्या आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।